हाय गैस। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास, वैदिक काल या वैदिक पीरियड के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले आता है ऋग्वैदिक काल, जो होता है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। तो आप समझ ही गए होंगे कि वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। फिर दूसरे पॉइंट में आते हैं हम। आर्य जो होते हैं, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और आर्य ही लोग वैदिक सभ्यता का निर्माण किए थे, है ना, निर्माता हैं। आर्य भारत में कहाँ बसते थे? आर्य लोग भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों के प्रदेश में बसे थे। ये देखिए, हाय गाइस। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक काल या वैदिक पीरियड के बारे में बताने जा रही हूँ। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और एक दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद है। वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद है। फिर दूसरे पॉइंट में आते हैं कि आर्य भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों के प्रदेश में बसे थे। हमें वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और दूसरा है आर्य भारत के सप्त सिंधु या 7 नदियों के प्रदेश में बसे थे। ये हमें ऋग्वेद के माध्यम से पता चलता है। हाय गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वो 7 नदियाँ कौन कौन से हैं जहाँ पे आर्य बसे थे। तो आर्य सप्त सिंधु नदियों के पास बसे हुए थे। तो उन 7 नदियों के नाम मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे होंगे। 7 नदियों के नाम लिखे हुए हैं। पहला नदी का नाम है सिंधु नदी है, दूसरा का कुंभा नदी है, तीसरा का सतलुज या सतलज नदी है, चौथा नदी का नाम है विपाशा नदी, जिसे व्यास नदी भी कहते हैं, पाँचवा का है पुरुषपणी या रावी नदी है, छठवां का नाम है अस्कनी नदी है, जिसे आप चिनाव नदी भी बोलते हैं, और सातवां है वित्सता नदी, जिसे हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। तो आर्य जहाँ पे जिन नदियों के पास बसे हुए थे तो उन नदियों का नाम तो मैंने आपको बता दिया है, और फिर से मैंने रिपीट कर रही हूँ। मैं जहाँ पे 7 नदियों के पास बसे हुए थे आर्य, उन नदियों के नाम में पहले आता है सिंधु नदी, दूसरे में आता है कुंभा नदी, तीसरे में आता है सतलुज नदी या सतलज नदी, चौथा में है विपाशा नदी, पाँचवा में है पुरुषनी या रावी नदी, या छठवां में आप बोल सकते हैं अस्कनी या चिनाव, सातवां है वित्सता नदी, झेलम नदी। तो ये 7 या सप्त सिंधु नदी हैं जहाँ पे आर्य लोग बसे थे। आर्य का मतलब होता है या अर्थ होता है श्रेष्ठ।
आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, और जो वैदिक सभ्यता का निर्माण किए थे आर्य ने। और आर्य जो है 7 नदियों के प्रदेश में भारत में बसे थे। उन 7 नदियों का नाम है सिंधु नदी, दूसरा कुंभा नदी, तीसरा सतलुज या सतलज नदी, चौथा नदी का नाम है बिपाशा नदी, पांचवा का है पुरुषनी या रावी नदी, छठवां का है अस्कनी या चिनाव नदी, सातवां है विस्तृता नदी या झेलम नदी। तो ये सप्त सिंधु नदियों के नाम हैं जहाँ पे आर्य बसे थे। आप इसके मेरे ब्लैक बोर्ड में भी देख सकते हैं, नाम नदियों के नाम लिखे हुए हैं 7 नदी। पहला नदी का नाम है सिंधु नदी, दूसरा का नाम है कुंभा नदी, तीसरा नदी का नाम है सतलुज या सतलज नदी, चौथा नदी है बिपाशा या व्यास नदी, पांचवा है पुरुषनी जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, छठवा है अस्कनी या चिनाव नदी, सातवां है वितसता नदी या जिसे हम वितसता नदी को झेलम नदी के नाम से जानते हैं। जहाँ पे इन 7 नदियों के पास में आके आर्य बसे थे। आप जैसे जानते हैं कि विश्व की जितनी भी सभ्यता है सब नदी के किनारे ही बसी हुए हैं। नदी के किनारे इसलिए बसे हुए हैं ताकि हम यहाँ पे हमको पानी अच्छे से मिल जाते हैं, जैसे कि खेती किसानी भी अच्छे से हो सकता है, अनाज उत्पन्न हो सकता है, तो हमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए विश्व की सभी सभ्यता आप देखे होंगे सभी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसलिए भी हमारे जो यहाँ आप 7 नदियों के नाम दिख रहे हैं, वहाँ पे हमारे आर्य लोग बसे हुए थे 7 नदियों के नदी के किनारे। अब मैं आपको आर्यों के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आर्यों का जीवन कैसा था। तो पहला पॉइंट आता है, आर्यों का जीवन कबीलाई था। कबीले का मुखिया को हम राजन कहा जाता था। आर्यों का जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला पॉइंट है, आर्यों का जीवन कबीलाई था। कबीले के मुखिया को राजन कहा जाता था। दूसरा है, नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। आर्यों के समय में नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। नारियों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता था और नारियां यज्ञ, सभा, समितियों की इस कार्यवाही में भाग लेती थी। नारियां जो होती थी आर्य काल में, वैदिक काल में, तो नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, सम्मान मिलता था नारियों को। नारियां यज्ञ, सभा, समितियों की कार्यवाही में भाग लेती थी, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख है। तीसरा पॉइंट आता है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की भी उत्पत्ति के बारे में उल्लेख है। ऋग्वेद की पुरुष सूक्त 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। आर्यों का जीवन
आर्यों के जीवन का पहला पॉइंट है, आर्यों का जीवन कबीलाई था और कबीले का मुखिया राजन कहलाता था। दूसरा पॉइंट है, नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, सम्मान मिलता था नारियों को। नारियां यज्ञ में, सभा में, समितियों की कार्रवाई में भाग लेती थी। तीसरा पॉइंट है, ऋग्वेद की पुरुष सूक्त 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है।